do this. हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा क्लास में आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है। नो क्लिपिंग नो ड्रामा ओनली काम की बात मेरा क्लास के साथ। दोस्तों आप सब लोग कैसे, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे, क्योंकि अभी कोविड चल रहा है और आप घर पर ही रहे होंगे और घर पर रहकर ही हम इस कोरोना की चेन को तोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के चलते हुए हमको घर पर ही रहना है और ज़रूरी से ज़रूरी काम आ जाने के बाद ही हम घर से निकलेंगे, वो भी काम आने के बाद। बिना फिजूल घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकलना, क्योंकि जान है तो जहाँ है दोस्तों। और इस टॉपिक हम जो आज लेकर आए हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल प्रश्न पत्र 2017 से लेकर आए हैं, क्योंकि आपको पता है कि दोस्तों कि मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती निकली हुई है, 4000 समथिंग इसकी पोस्ट निकली हुई थी, लेकिन इसका जो एग्ज़ाम था 6 अप्रैल को होना था और लॉकडाउन के कारण इसकी डेट भी पोस्टपोन हो चुकी थी। जो 6 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन 6 अप्रैल की भी इसकी डेट का जो एग्ज़ाम डेट थी वो नहीं हो पाई है, क्योंकि कोविड जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है तो आगे 1-2 महीने के अंदर अंदर भी इसका एग्ज़ाम होना पॉसिबल नहीं है। तो हम घर पर अभी क्या करें, तो हमें घर पर क्या करना है, हमें स्टडी पर ध्यान देना है। जिन्होंने जैसे एसएससी का फॉर्म हुए, एसएससी जीडी के और कांस्टेबल, मध्य प्रदेश कांस्टेबल, जिसके भी एग्ज़ाम आपने फॉर्म डाले हैं कंपटीशन एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, हमको घर पर रहकर उसकी तैयारी करना है। और जैसे ही इसका लॉकडाउन ख़त्म होगा, कोविड जैसे ही ख़त्म होगा, हमारा एग्ज़ाम 1 या 2 महीने के अंदर अंदर होना निश्चित हो जाएगा और आपको डेट 15-20 दिन के अंदर अंदर पता भी चल जाएगी। तो हमें अभी घर पर रहकर क्या करना है, पढ़ाई करना है, स्टडी करना है। और जैसे जैसे आप घर पर रहकर स्टडी करोगे तो कुछ तो हमें याद रहेगा और उसको हम कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट हमको एग्ज़ाम में मिलेगा। तो दोस्तों हम इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं और इसमें हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल प्रश्न पत्र 2017 के बारे में बात करेंगे और इसको हम सोल्व करेंगे। इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे आपके और 100 में से आपको 50 क्वेश्चन हमको इस वीडियो में बताएंगे और 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम, क्योंकि 50-50 क्वेश्चन 2 वीडियो के माध्यम से करेंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन काफ़ी बड़े हो जाएंगे, उसको सोल्व करने में भी टाइम लगता है और वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, लॉकडाउन है तो क्या हुआ, हमें घर पर रहकर पढ़ाई जारी रखना है। तो आज से इसकी क्लास कंटिन्यू स्टार्ट हो रही है दोस्तों। और जिन्होंने भी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म डाला है तो प्लीज़ मेरा क्लास को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपने पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि सभी लोगों ने जिन्होंने भी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म डाला है वो भी इस क्लास के माध्यम से अपनी स्टडी कंटिन्यू रख सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर, जिसमें प्रश्न पत्र 2017 के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे क्लास पर। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक बार रिक्वेस्ट करते हैं फिर से कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे उसके लिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम आपको लेकर आए हैं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2017 20 अगस्त 2017 3 PM। जी हाँ दोस्तों, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 20 अगस्त 2017 को 3 PM पर ये सेकेंड शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम हुआ था मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, और उसी के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। और उसी की स्टडी जो प्रीवियस ईयर में जो भी एग्ज़ाम हुए थे उनकी हम स्टडी करेंगे, क्योंकि उन्हीं में से क्वेश्चन कुछ ना कुछ आते हैं, कुछ ना कुछ नहीं काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिससे हमारी तैयारी अच्छी तरीके से हो जाती है। और इसके बाद हम पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में से है। जिस तरीके से आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो इंग्लिश मीडियम में, और हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी मीडियम, दोनों मोड से आप दोनों मोड में से किसी मोड में आप स्टडी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि सांची स्तूप का निर्माण किसने किया। सांची स्तूप जो सांची में है और जो स्तूप है उसका निर्माण किसने करवाया, मतलब किसने बनवाया। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं कि बिंबिसार, राजा भोज, अशोक और कनिष्क। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमको यहाँ पे गेस करना है, और जो आपका जो पता है तो बिल्कुल गेस करने की ज़रूरत नहीं है और इसको हमें टिक करना है, ठीक है। तो आपसे मैं क्वेश्चन लगाता हूँ, जो आंसर है उसको हाइड कर रखा है हमने, और यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन है बिंबिसार, राजा भोज, अशोक और कनिष्क। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है गेस कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि अशोक है। तीसरे नंबर पर दे रखा है अशोक, ये वाला, ठीक है, ये अशोक दे रखा है। ये तीसरे नंबर का जो सांची स्तूप है वो किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया। तो इस बात का ध्यान रखना। और ये यदि क्वेश्चन में आ गया तो इसको हमें इसी को टिक लगाना है। 3 पे आ सकता है, 4 पे आ सकता है, किसी भी पे आ सकता है, लेकिन इस पर हमें लगाना है अशोक। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन को हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमने हाइड कर रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि सेकंड क्वेश्चन के अंक को 4, 5, 2, 1, 8, 9 से कितनी
6 अंकों वाली संख्या निर्मित की जा सकती है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम। अंकों 4, 5, 2, 1, 8, 9 से कितनी 6 अंकों वाली संख्या निर्मित की जा सकती है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डिजिट दे रखी है हमारे सामने 4, 5, 2, 1, 8, 9, ये संख्या दे रखी है। इन्हीं संख्याओं को मिलाकर हमें 6 अंक वाली संख्या बनाना है। और वो 6 अंक वाली संख्या कितनी बन सकती है, 6 अंकों वाली संख्या बनाना है। और वो 6 अंकों वाली संख्या कितनी संख्या बन सकती है, इन नंबर से मिलाकर वो हाउ मनी डिजिट, मतलब नंबर हमें फाइंड करना है, मतलब ये वाली डिजिट, तो वो कितनी होगी हमें यहाँ पे इसको बनाकर देखना है। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ 4 अंकों की पूछे, 6 अंकों की पूछे या 8 अंक की पूछे, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व कैसे करेंगे, हमको इसको कैप में 6 लिख लेंगे क्योंकि 6 अंकों वाली पूछी है उन्होंने। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इजिकल टू 6, इसको अपन ओपन करेंगे तो कैसे ओपन होगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और इजिकल टू, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 और 5 का इंटू करेंगे तो 6 5 जो 30, और 30 का इंटू 4 में करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 34 जो होते हैं 120, मतलब 6 5 30, 30 चूक 120। 120 को हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 120 को हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 240 हो जाएंगे, ठीक है। 240 हो जाएंगे, सॉरी 240 नहीं होंगे, 6 5 30 हो जाएंगे। 6 5 30 को अपन किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में, तो कितने हो जाएंगे 30 चूक 120, ठीक है। 120 को हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 360 होगा दोस्तों, कितने हो जाएंगे 360, मतलब 120 का इंटू हम इस 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 360 हो जाएगा, ठीक है। ये 360 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 के 0, 3 2 6 और 3 बन जा 3, इस तरीके से यहाँ पे 360 आ जाएगा। 360 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे, इस 2 में, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना जाएगा 720 आ जाएगा। देख सकते हैं कि 2 का इंटू 0 में करें 0 0, 2 6 या 12 और कैरी आएगा 1 और 2 3 या 6 और 7। तो इसका जो आंसर है वो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं हम कि 720 आएगा, ठीक है। ये 720, तो इसका जो कितनी संख्या बनेगी वो 6 अंक वाली संख्या, वो बनने वाली है आपकी 720 संख्या बनने वाली है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 700। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका आंसर भी दे रखा है 720, जो कि तीसरा वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही है। इसके बाद हम यहाँ पे बढ़ते हैं आगे की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि 2017 में भारतीय स्टेट बैंक SBI के साथ कितने सहयोगी बैंक विलय हुए। इस क्वेश्चन को हमें क्या पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, फिर भी यदि आप इस क्वेश्चन के माध्यम से यदि उसको याद कर लो तो अच्छी बात है। 2017 में भारतीय स्टेट बैंक SBI के साथ कितने सहयोगी बैंक विलय हुए। अब ये 2020 के बारे में पूछ सकते हैं, अभी 2021 चल रहा है तो 2020 के बारे में, 2019 के बारे में, 2017 के बारे में, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। और 2021 के बारे में भी पूछ सकते हैं क्योंकि ये 2017 में हुआ था पेपर और 2017 के बारे में ही पूछा था। तो कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे 4, 6, 5 और 10। भारतीय स्टेट बैंक के साथ कितनी सहयोगी बैंक विलय हुए थे, तो हमें यहाँ पे देख सकते हैं कि वो कितने बैंक है 5। तो मतलब इसका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके साथ कितने बैंक विलय हुए हैं, वो 5। इसको याद रख सकते हो तो बिल्कुल अच्छी बात है। इसके माध्यम से हमारी स्टडी भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है दोस्तों कि पशु के लिए एक ब्लड बैंक लॉन्च करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा बनेगा। मतलब पशु के लिए ब्लड बैंक, हमारे लिए तो ब्लड बैंक हर जगह मिल जाते हैं, हॉस्पिटल के आसपास तो मिल ही जाते हैं, बड़ी बड़ी सिटियों में तो काफ़ी ज़्यादा ब्लड बैंक होती है। लेकिन जो पशुओं के लिए ब्लड बैंक लॉन्च करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा होगा। मतलब अभी ये लॉन्च किसी राज्य ने नहीं किया, लेकिन अब कोई ना कोई राज्य तो इसका लॉन्च करने वाला है। तो वह राज्य कौन सा होगा जो पशु के लिए ब्लड बैंक को लॉन्च करने वाला है। तो सबसे यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन है वो गुजरात, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा और चौथा ऑप्शन है हरियाणा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको यहाँ पे गेस करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऑप्शन है वो उड़ीसा पहला राज्य ऐसा बनेगा जो कि पशु के लिए ब्लड बैंक लॉन्च करने वाला है। तो यहाँ पे पशु के लिए यदि ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पे उड़ीसा में जाकर ब्लड ले सकते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कि पोखरण में पहले नाभिकीय विस्फोट के साथ निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक संबंध थे। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम। पोखरण में पहले नाभिकीय विस्फोट के साथ निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक संबंध थे।
तो सबसे पहला है सतीश धवन, दूसरा है राजा रमन्ना, तीसरा ऑप्शन है विक्रम साराभाई, चौथा ऑप्शन है एस भटनागर। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है हमें यहाँ पे गेस करना है। और आपने पढ़ा है तो बिल्कुल अच्छी बात है, और इसके माध्यम से यदि पता नहीं है आपको तो इसके माध्यम से आपको इसको याद भी रखना है कि पोखरण में सबसे नाभिकीय विस्फोट के साथ निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक संबंध है। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों राजा रमन्ना, जो कि दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सेकंड वाला ऑप्शन सही है। राजा रमन्ना पोखरण में पहले नाभिकीय विस्फोटक के साथ निम्नलिखित कौन से वैज्ञानिक थे, वो राजा रमन्ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं कि सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है। सिनेमा होती है, मतलब हम जो मूवी देखते हैं इंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए, तो उसमें सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है, सबसे बड़ा। जैसे कि सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न होता है, लेकिन सिनेमा में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दूसरा ऑप्शन है एकेडमी पुरस्कार, तीसरा ऑप्शन है फिल्म फेयर, और चौथा ऑप्शन है आईफा। जो कि आईफा भी आपने देखा ही होगा कि आईफा अवार्ड मिलते हैं, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी सुना होगा, एकेडमी पुरस्कार का नाम भी सुना होगा, फिल्म फेयर। तो इनमें से सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है उसको हमें टिक लगाना है, और वही हमसे पूछा है। तो इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका सही आंसर है सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है सिनेमा में वो होता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, आईफा अवार्ड से भी बड़ा होता है, वो होता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो कि सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। इसको ध्यान रखना, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि तानसेन संगीत समारोह में आयोजित किया जाता है। तानसेन संगीत समारोह में आयोजित किया जाता है, कहाँ किया जाता है, प्लेस पूछा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंदौर, ग्वालियर, रांची और भोपाल। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको उसको यहाँ पे समझना है, गेस करना है और उसको टिक करना है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं हम कि इसका सही ऑप्शन है ग्वालियर। जी हाँ दोस्तों, ग्वालियर में तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया जाता है। कहाँ किया जाता है, ध्यान रखना, तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है, तो वो कहाँ आयोजित होता है, वो होता है ग्वालियर में। ठीक है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया जाता है। चलते हैं हम आगे की क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना में खालिस्तान में स्थित है। तो पहला है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। यहाँ पे 4 स्टेट दे रखे हैं, चारों स्टेट में से कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे गेस करना है और उसको टिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका सही आंसर है तमिलनाडु। क्या आंसर है इसका, तमिलनाडु, जो कि आपका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, यदि आप तीसरा ऑप्शन की बता रहे हैं तो आप उस जगह पे बिल्कुल सही है और आपको 1 नंबर इसके लिए ज़रूर मिलेगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर है वो है तमिलनाडु। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देख सकते हैं कि मैथ से रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि परमित एवं चारू ने 2 ऐसे स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया जो 200 मीटर की दूरी पर है। ठीक है ना, मतलब परमित एवं चारू ने 2 ऐसे स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया जो 200 मीटर की दूरी पर, मतलब एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, वो 200 मीटर की दूरी पर है। 60 मीटर चलने के बाद चारू बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चली, फिर वहाँ दाईं ओर मुड़ी, 40 मीटर तक चली, फिर वहाँ एक बार फिर दाईं ओर मुड़ी और अपने मार्ग पर वापस आ गई जिस पर उसने चलना शुरू किया था। यदि परमित और चारू समान चाल से चलते हैं तो इस समय उनकी मध्य दूरी क्या होगी। तो हमें इसको गेस करना है और इसको बताना है। पहले इसको सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों, फिर इसके बाद हम इसको तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन हमारे सामने दे रखे हैं 40 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 10 मीटर, और इसका सही आंसर है वैसे तो यहाँ पर 40 मीटर। तो वो आया कैसे, हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं हम सबसे पहले। तो क्वेश्चन ये कहना है परमित एवं चारू दोनों एक ऐसे स्थानों पर खड़े हैं जो एक दूसरे की चलना शुरू करते हैं जो कि 200 मीटर की दूरी पर हैं। तो हम इसको A4 यहाँ पर दे देते हैं परमित और B4 दे देते हैं चारू। ठीक है ना, और ये एक दूसरे से 200 मीटर की दूरी पर हैं। ठीक है ना, 200 मीटर की दूरी पर है। अब इसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं हम। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं 60 मीटर चलने के बाद चारू बाईं ओर मुड़कर, मतलब यहाँ से चला 60 मीटर। ठीक है ना, 60 मीटर चला
60 मीटर चलने के बाद ये कुछ 60 मीटर इस तरीके से चला। 60 मीटर चलने के बाद हम यहाँ पे 60 लिख देते हैं। 60 मीटर चलने के बाद वो क्या बाईं ओर मुड़ा। यहाँ पे देख सकते चलने के बाद बाईं ओर मुड़ा, मतलब बाईं ओर इधर मुड़ा, ठीक है ना। बाईं ओर कितना मुड़ा, बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला। ये 20 मीटर चल रही है इधर, ठीक है। फिर 20 मीटर चलने के बाद वो दाईं ओर मुड़ा। दाईं ओर कितनी दूर चला, 40 मीटर चला। ये 40 मीटर इधर चला वो, ठीक है। ये 40 मीटर हो गया दाईं ओर मुड़कर। फिर इसके बाद फिर उसने चला, फिर वहाँ एक बार फिर दाईं ओर मुड़ा। दाईं ओर मतलब इस तरीके से मुड़ा, ठीक है। दाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला। ये 20 मीटर फिर से चला वो, ठीक है ना। कौन चला, चारू चला। इसके बाद मुड़कर ये जहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन। फिर वहाँ एक बार फिर दाईं ओर मुड़ा और अपने मार्ग पर वापस आ गई, मतलब ये डायरेक्शन में आ गया वो, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है मार्ग पर वापस आ गई जिस पर उसने चलना शुरू किया था। यदि परमित और चारू समान चाल से चलते हैं तो इस समय उनके मध्य दूरी क्या होगी। मतलब इसकी जो स्पीड थी चारू की और परमित की, दोनों एक समान स्पीड से चलते हैं तो दोनों के बीच में आपसी दूरी कितनी होगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें क्या करना है, सबसे पहले कि इसको ये 60, 20, 40 और 20 इनको क्या करना है ना, प्लस कर लेना है, ठीक है ना। तो इनको हम प्लस करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 20, 40 और 20 और 60, ठीक है ना। इसको हम प्लस कर लेंगे, कितने हो जाएंगे, 20 और 40 60 हो जाते हैं। 60 और 20 कितने हो जाते हैं यहाँ पर 80, और 80 और 60 कितने हो जाते हैं 140, ठीक है ना। इसका हमें आंसर मिल गया 140, ठीक है ना। अब 140, अब ये वाला डायरेक्शन हमारा कुछ काम का नहीं है क्योंकि हमारे जो मेन रोड था उससे हम आउट चले। इसके बाद ये वाला राउट आउट चले। हमारा कौन सा सही रोड चले, हम चला ये वाला रोड हमारा मतलब मेन डायरेक्शन में चले और ये वाला भी मेन डायरेक्शन में चले। तो हम क्या करेंगे 60 और 40 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। इन दोनों को प्लस करेंगे, 60 और 40 को कितने हो जाएंगे यहाँ पर 100 हो जाएंगे और 100 को हम माइनस कर देंगे और इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 140 में से 100 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, इसका आंसर आ जाएगा। तो देखेंगे कि हम यहाँ पर इन दोनों के बीच की जो दूरी रहेगी वो कितनी रहेगी, 40 मीटर की रहेगी। कितनी रहेगी, ध्यान रखना 40 मीटर की। हम इस तरीके से सोल्यूशन करेंगे। एक बार फिर से हम इसको सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर कि हमें क्या करेंगे कि परमित एवं चारू दोनों एक स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना करते हैं। मतलब परमित है ए और चारू है बी और दोनों एक दूसरे से 200 मीटर की दूरी पर हैं। फिर सबसे पहले चलता है वो यहाँ पर कि 60 मीटर चल रहा, अपनी मार्ग पर 60 मीटर चला। 60 मीटर चलने के बाद वो अपनी बाईं ओर मुड़ा जो कि 20 मीटर चला। 20 मीटर चली, फिर 20 मीटर चलने के बाद 40 मीटर फिर उसी मार्ग में चली दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर। फिर इसके बाद दाईं ओर फिर से मुड़ी वो और वो 20 मीटर चली। फिर इसके बाद वो अपनी मेन मार्ग में आ चुकी है। तो अब इसके बाद दोनों की जो आपसी दूरी थी वो कितनी है। दोनों एक ही समान स्पीड से चल रहे हैं तो अब आपसी दूरी बताना है कि वो कितनी दूरी पर है एक दोनों, चारू और परमित। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि सबको प्लस कर देंगे। यहाँ पर ये 20 है तो यहाँ पर 20 और 20 40, 40 और 40 80, 80 और 60 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 140 हो जाएगा। 140 में से हमें ये मेन डायरेक्शन वाली हम इसको प्लस कर लेंगे क्योंकि ये मेन डायरेक्शन में चल रहा है हम, जहाँ की ये आउट डायरेक्शन में चल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 100 होते हैं और 100 को 140 में से माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, ओनली यहाँ पे बचेंगे आपके 40, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारा वैसे भी 40 आ रहा है। आंसर में भी देख सकते हैं इसका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका पहला वाला ऑप्शन, और इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे और यदि आप इस तरीके से आप अपना सोल्व करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको थोड़ा ट्रिक समझ में आई होगी। और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है कि भाखड़ा नागल बांध इस नदी पर निर्मित है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भाखड़ा नागल बांध है, बांध इस नदी पर निर्मित है। कौन सी नदी पर निर्मित है, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सामने 4 नदी दे रखी है, झेलम, चेनाब, रावी और सतलज, ठीक है ना। इनमें से भाखड़ा नागल बांध जो बांध है, सबसे बड़ा बांध होता है वो भाखड़ा नागल बांध है और वो किस नदी पर बंधा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे आंसर भी देख चुके होंगे। तो इसका सही आंसर है झेलम, चेनाब, रावी। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध स्थित है और निर्मित है, ठीक है ना। इस बात का जरूर ध्यान रखना, पता नहीं हो तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। जो भाखड़ा नागल बांध है वो कहाँ पर है, सतलज नदी पर है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की औसत साक्षरता दर थी। मतलब एवरेज बताना है हमें कि ग्रेजुएशन के माध्यम से औसत दर कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 24.33%, 58.19% एंड 69.32%, देन 75.2% यहाँ पे आपको इतनी दे रखी है और इसमें से आपको सही ऑप्शन गेस करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि इसका सही आंसर है 69.32 इसकी औसत दर थी साक्षरता की, ठीक है, 2011 के अनुसार। ध्यान रखना 69.32। देन इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वनाथ आनंद के प्रसिद्ध खिलाड़ी है। ये तो हर किसी को पता होगा, विश्वनाथ आनंद जो है वो किस प्रसिद्ध खिलाड़ी है, मतलब किस चीज़ के लिए इंटरेस्ट है, क्रिकेट के लिए, हॉकी के लिए, बैडमिंटन के लिए, शतरंज के लिए, कौन सी किस चीज़ के लिए विख्यात हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन हमारे सामने है गोल्फ, हॉकी, बैडमिंटन और शतरंज। तो सबको पता है विश्वनाथ आनंद है वो शतरंज में बहुत माहिर है और प्रसिद्ध खिलाड़ी है। तो उसका सही आंसर रहेगा हमारा चौथा वाला, चेस, शतरंज के लिए रहेगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद चलते हैं हम आगे की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं कि मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर है। मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर है मालवा क्षेत्र के अंदर। तो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा रहेगा, यहाँ पे शहर देख सकते हैं हम, यहाँ पे पन्ना और उज्जैन, उज्जैन और इंदौर, उमरिया और रेवा और भिंड। तो इसका सही आंसर है यहाँ पे उज्जैन और इंदौर। इंदौर बिग सिटी है, बड़ी सिटी है, यहाँ पर बड़ा शहर है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा और स्वच्छ मामले में इंदौर स्वच्छ, मतलब जो स्वच्छता अभियान चलता है उसमें इंदौर का सबसे पहला नाम इंदौर का ही आता है। और इसके बाद उज्जैन में महाकालेश्वर है। तो सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा रहेगा, वो मालवा क्षेत्र का उज्जैन और इंदौर रहेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक ट्रिक लगा सकते हैं और उसका आंसर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, मतलब राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है मतलब कितने टाइम के लिए होता है। मिनिमम मतलब नॉर्मल जो होता है 5 ईयर्स के लिए होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने वर्ष के लिए होगा, जैसे कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर विधायक, एमएलए, पार्षद, सरपंच, जो सबके कार्यकाल होते हैं और उनका कितना टाइमिंग रहता है हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला दे रखा है यहाँ पे 6 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका राज्यकाल का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, वो 5 वर्ष का होता है। सभी का लगभग 5 वर्ष का ही होता है और इसको हमें याद भी करना है। जितने भी हमारे पॉलिटिक्स की जो पोस्ट होती है हमें उनकी कार्यकाल हमें पता होना चाहिए ताकि हम इसका आंसर सही पता हो। और इसका आंसर यदि क्वेश्चन में आ जाता है कंपटीशन एग्जाम में तो इसका आंसर सही लगा सकते हैं और इसका हम नंबर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं हम कि शब्द ड्यूस इससे संबंधित है। शब्द जो ड्यूस है वो किससे संबंधित है, क्रिकेट के लिए, हॉकी के लिए, फुटबॉल के लिए और टेनिस के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि शब्द जो ड्यूस है वो किससे संबंधित है। यदि आपने नाम सुना है तो अच्छी बात है और नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए, ठीक है। तो इसको आपको समझना है। पहला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और टेनिस। हमें यहाँ पे सही आंसर लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि वो किसके लिए है, वो टेनिस के लिए। क्यों, क्योंकि टेनिस में जो स्कोरिंग होता है उसको प्रयुक्त होती है ये शब्दावली, ठीक है ना। टेनिस में स्कोरिंग में जो प्रयुक्त होती है वो ड्यूस नाम से एक शब्दावली है, वो स्कोरिंग काम करने के लिए काम आती है और वो कौन सी में होती है, वो टेनिस में होती है। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा आपका चौथा वाला, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका चौथा वाला जो कि टेनिस है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि होम रूल लीग की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जहाँ पे देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, PS मेहता, SN बनर्जी और एनी बेसेंट। तो इनमें से हमें 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है वो हमें पता करना है। यहाँ पे गेस कर सकते हैं 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए कि आपको क्या आंसर सही लग रहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा आपका आ वाला, बाल गंगाधर तिलक। मतलब बाल गंगाधर तिलक ने शासन प्राप्ति के हेतु मार्च 1916 को पूना में इस होम रूल की स्थापना की थी। एनी बेसेंट से सितंबर 1917 में मद्रास में होम रूल की स्थापना की थी। तो इसके तहत यहाँ पे देख सकते हैं कि वो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका यदि क्वेश्चन
आ जाता है तो हमें कौन सा लगाना है, बाल गंगाधर तिलक। होम रूल की स्थापना किसने की थी, वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में। यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला गैर अमेरिकी टाइम वर्सन ऑफ द ईयर कौन था। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है इंदिरा नूई, महात्मा गांधी, JRD टाटा और नरेंद्र मोदी। तो इसका सही ऑप्शन है महात्मा गांधी। कौन सा है, महात्मा गांधी। तो इसका यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि 2016 में महिला एकल चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता। 2016 में महिला एकल चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि PV सिंधु, ज्वाला गुट्टा, अश्विनी पोनप्पा और साइना नेहवाल। तो इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वो सही आंसर है वो है PV सिंधु। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। 2016 में महिला एकल चीन जो ओपन टूर्नामेंट बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था वो PV सिंधु ने जीता था। तो इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पासे एक साथ फेंके गए, दोनों के नंबरों का योग 8 है, आने की प्रायिकता निम्न के बराबर है। किसके बराबर है, निम्न के बराबर है। मतलब 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं। मतलब हमारा ये प्रायिकता से संबंधित ये क्वेश्चन आ चुका है, प्रोबेबिलिटी। और इसका मतलब है कि इस प्रोबेबिलिटी का मतलब यही होता है कि इसका अनुमान लगाना, आ सकता है या नहीं आ सकता है। 2 होते हैं, एक आना और एक नहीं आना। अनुमान लगाते हैं प्रायिकता के अंदर। तो ये चीज़ समझ गए तो इससे क्वेश्चन बनते हैं आपके। और यहाँ पे क्वेश्चन भी इसी टाइप से आया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं हम कि 2 पासे एक साथ फेंके गए हैं, 2 पासे एक साथ फेंके गए हैं। 2 पासा समझते हो, पासा क्या होता है दोस्तों, डाइस होता है, ठीक है ना। फेंके गए हैं, दोनों के नंबरों का 8 आने की प्रायिकता। तो डाइस होते हैं, पहले डाइस को हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो डाइस हम बनाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक डाइस बनाते हैं हम, ये डाइस बन चुके, ठीक है ना। ये A और ये B, इन दोनों को एक साथ उछाला जाता है। अब दोनों उछाल आने की, दोनों को सम आने की प्रायिकता कितनी आना चाहिए, 8 आना चाहिए। मतलब इसके दोनों को मिलाकर कितने आना चाहिए, 8 आना चाहिए। चाहे यहाँ पे 5 आए या 3 आए, या फिर 4 आए या 4 आए, या फिर 6 आए या 2 आए, ठीक है ना। तो इन दोनों की कितने चांसेस बनेंगे इसको करने के, तो हमें इसको सोल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे कि यदि दोनों को उठाने की 8 आने की प्रायिकता निकालना है हमें, 8 आने की प्रायिकता। तो पता है कि 8 किस किस कंडीशन में आ सकते हैं, देख सकते हैं हम। इसको सोल्व करेंगे फिर से हम। तो दोनों डाइस को हम एक बार उठा लेंगे तो हम देख सकते हैं कि एक बार हम 6 और 2 आएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद आएगा हमारा 2 और 6 आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा क्या आएगा, 5 और 3 आएगा, ठीक है। 5 और 3 के बाद 3 और 5 आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद कितना आएगा, 6 और 2 तो हो ही गए, और अब आएगा 4 और 4 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद कितने बन रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। यहाँ पे कितने बन रहा है, 5 बन रहा है। 6 और 2 को मिलाकर 8 आ रहे हैं, 2 और 6 को मिलाकर 8 आ रहा है, 5 और 3 को 8 मिलाकर आ रहा है, 3 और 5 को मिलाकर 8 आ रहा है, और 4 और 4 को मिलाकर 8 आ रहा है। मतलब 5 बार आने की संभावना है। मतलब 5 बार में से कोई भी एक संख्या आएगी, एक बार उछालेंगे तो कोई सी भी आ सकती है या फिर नहीं भी आ सकती है। तो इनमें से आएगी तो इन्हीं डिजिट का पेयर बनेगा, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही रहेगा, हमें ये आंसर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको हम सोल्व करेंगे। तो फिर से एक बार इसको बता देते हैं। जैसे हम n यहाँ पे 6 और 2, फिर इसके बाद 2 और 6, और इसके बाद 5 और 3, ये इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए, और 3 और 5 और 4 और 4, ठीक है ना। इसको 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ये NA होता है, NA आउटकम्स, ठीक है ना। तो ये होगा कितने होगा, 5 होगा। इसके बाद प्रोबेबिलिटी 8, मतलब कितने अब टोटल डाइस में यदि हम उछालेंगे 5-6 बार, मतलब उनमें से तो टोटल कितने डिजिट बनती है प्रोबेबिलिटी E। तो प्रोबेबिलिटी E बनेगी आपकी 36, ठीक है ना। 2 डाइस है, 6 बार करेंगे तो 6 6 जा 36।
तो इसको हम प्रोबेबिलिटी ई बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ई करेंगे इसको, तो प्रोबेबिलिटी ई निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ई बनेगी इसकी, तो एन ए अपॉन एन एस, ठीक है ना, एन एस बनाएंगे तो इसका हो जाएगा 5/36, ठीक है। तो ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा 5/36, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर लेंगे। और डाइस पता ही है, और डाइस को हम बना के देखेंगे, उसको उछालेंगे 2 बार, उनमें से कौन सा पेयर्स बन सकता है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर रहेगा सेकंड वाला 5/36, इसका आंसर भी 5/36 है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ग्वालियर में पैदा हुए प्रसिद्ध सरोद वादक थे, मतलब ग्वालियर में पैदा हुए प्रसिद्ध सरोद वादक थे। तो वो पहला है अमजद अली खान, पंडित रविशंकर, पंडित जसराज और रविशंकर शुक्ला। तो इसमें से कौन से जो सरोद वादक थे वो ग्वालियर में पैदा हुए थे। तो इसका सही आंसर है अमजद अली खान, जो ग्वालियर में पैदा हुए थे। इसका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में समुद्र में असाधारण शौर्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का पुरस्कार खालिस्तान को प्रदान किया गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कप्तान उर्वशी राणा, कप्तान राधिका मेनन, लेफ्टिनेंट गनेव लालजी और लेफ्टिनेंट कमांडर प्रिया जय कुमार। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका सही आना है कप्तान राधिका मेनन, जो कि आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक विषम ज्ञात कीजिए। अब विषम संख्या क्या होती है? सम संख्या, विषम संख्या, जो 2 के पहाड़े से पूरी तरीके से डिजिट कट जाती है, रिमाइंडर में कुछ नहीं बचता है, तो वो सम संख्या होती है। और विषम संख्या जो 2 के पहाड़े से पूरी तरीके से क्रॉस नहीं होती है, कटती नहीं है, उसको विषम संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक पेयर्स दे रखा है, और पेयर्स बोले तो यहाँ पे एक पैटर्न दे रखा है, और पैटर्न आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 1 1 1, फिर 2 6 24 98 720 और 5040 5040 दे रखा है। तो इसमें से पैटर्न कुछ हद तक एक दूसरे की डिजिट फॉलो करेगी, लेकिन इनमें से एक डिजिट ऐसी होगी जो एक दूसरे को फॉलो नहीं करेगी, और वही विषम होगी, और उसी को हमें फाउंड आउट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 के बाद 1 आया, ठीक है ना, 1 के बाद क्या आया, 2 आया, 2 के बाद क्या आया, 6 आया। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 के बाद 6 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, ठीक है ना, 4 का डिफरेंस है। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 6 जा 24 हो जाएगा, मतलब 4 6 जा 24 ही, मतलब यहाँ पे भी एक आपका पैटर्न बन रहा है। फिर 24 और 98 के बीच में डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने का डिफरेंस आ रहा है, जो भी है, लेकिन यहाँ पे इसके बाद 720 आ रहा है, फिर आ रहा है 5040। तो अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम इसका एक ट्रिक लगाएंगे इसके अंदर। तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे देख सकते हैं पैटर्न कहाँ तक फॉलो कर रहा है वो देखते हैं। तो 1 का इंटू 1 में किया, ठीक है ना, 1 का इंटू 1 में किया तो 1 आया, ठीक है ना, ये वाली स्टेप फॉलो हुई। फिर इसके बाद दूसरे में पहुँचे तो 2 का इंटू 1 में किया तो 2 आ गए, ठीक है ना। फिर 2 का इंटू 3 में कर दिया, 2 का इंटू 3 में कर दिया तो क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है ना। अब 6 का इंटू किस में करेंगे, हम 4 में करेंगे, तो 6 4 से कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, मतलब यहाँ तक फॉलो हो रहा है। फिर 24 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, 5 में करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 120 आ रहा है, 120 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है, 98 दे रखा है, ठीक है ना। तो 98 हो सकता है कि गलत हो, ऐसा नहीं हो सकता, 98 होगा। अब 98 के बाद यहाँ पे सीरीज तो यही बोल रही है कि 120 आना चाहिए 98 की जगह पर। अब 120 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, 5 का किया था, यहाँ पे 6 का करेंगे, तो 6 का इंटू इसमें करेंगे, 0 की 0, 6 दूनी 12 और 6 कम 6 और 1 7, 720 मतलब यहाँ पे आया। 720 का इंटू हम किस में करेंगे, 7 में करेंगे, तो 0 की 0, 7 दूनी 14 और 7 7 49 और 1 50, तो कितने हो जाएंगे, 540। मतलब हमारी एक जगह पैटर्न फॉलो ना हो रहा है, वो हो रहा है 98 का। मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। मतलब ये ट्रिक प्लस करके भी निकाल सकते हैं, माइनस करके भी निकाल सकते हैं, ऐसी कोई इसकी मेथड नहीं है। जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा सामने तो हमें हमारा माइंड किस ओर जा रहा है और ये क्वेश्चन किस तरीके से फॉलो हो रहा है,
इसकी कोई मेथड नहीं है, इसकी तरह कोई फॉर्मूला नहीं है, बस हमें क्वेश्चन में ट्रिक लगाना है अपने मर्जी से और इसको हमें फाइंड आउट करना है। मतलब हम जो मेथड लगा रहे हैं वो कहाँ हद तक किस हद तक इसको फॉलो कर रही है, और जहाँ पे फॉलो नहीं करेगा वही आपका आंसर पकड़ लेना यदि विषम संख्या आपसे पूछे तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया, और समझ में नहीं आया तो हमें यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और उसको फिर से हम दोबारा सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय में मूल अधिकार क्षेत्र में शामिल है। उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकारी क्षेत्र में शामिल है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आतंकवाद संबंधित मामले और भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवाद, आपराधिक मामले और राष्ट्रीय अखंडता के विषय में मुद्दे। तो इसका सही आंसर है यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवाद। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, और इसको भी याद रखना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि वे भारतीय जिन्हें रमन मैग्सेस पुरस्कार 2016 में सम्मानित किया गया था वे टी.एस. कृष्ण और थे। तो यहाँ पे पहला है किरण बेदी, बेजवाड़ा विल्सन, हर्ष हांडे और अरविंद केजरीवाल। तो इसका सही आंसर है बेजवाड़ा विल्सन। जी हाँ दोस्तों, बेजवाड़ा विल्सन, जो कि दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ से रिलेटेड है। यहाँ पे देख सकते हैं कि लुप्त संख्या चुनकर संख्या को पूरा कीजिए। मतलब लुप्त संख्या जहाँ पे फिलअप से दे रखा है, खालिस्तान दे रखा है 1, 6, 11 और फिर इसके बाद खालिस्तान और 21 दे रखा है। तो हमें यहाँ पे इसमें से लुप्त संख्या चूज़ करना है, और इसका ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं कि 16, 12, 18 और 14। जिस तरीके से हमें इससे पहले वाला क्वेश्चन में पैटर्न दे रखा था और पैटर्न में से विषम संख्या हमें फाइंड आउट करना था और वो पैटर्न कंप्लीट नहीं कर रही थी, ठीक है ना, क्योंकि एक विषम संख्या थी। उसी प्रकार से यहाँ पे इस पैटर्न को कंप्लीट करना है, और उसमें हमें पैटर्न कंप्लीट जैसे 1 और 6 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। 6 और 11 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। वो फिर 11 के बाद जो 5 का डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि 16 का डिफरेंस आएगा। 16 के बाद 5 में प्लस कर देंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा, 21 आ जाएगा। तो यहाँ मतलब हमें इसमें हर एक के बीच में जो पैटर्न फॉलो कर रहा है वो 5-5 का डिफरेंस फॉलो कर रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 + 5 किया तो 6 आया, ठीक है ना। फिर 6 + 5 किया तो कितना आया, 11 आया। फिर इसके बाद 11 + 6 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि 16 आ जाएगा, ठीक है। फिर 16 + 5 करेंगे तो कितना जाएगा, 21 आ जाएगा। मतलब हर एक के बीच में 5-5 का डिफरेंस है, और इसका जो ऑप्शन यहाँ पे आएगा वो कितना आएगा, 16 आएगा, ठीक है ना, ये वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पहला वाला, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से इसमें ट्रिक लगाना है, और ट्रिक मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ कि इसकी कोई मेथड नहीं होती है कि क्वेश्चन आ गया और हमने इस तरीके से आपको मेथड बता दी और उसको मेथड लगा कर आप उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें हमें क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, सामने वाले ने कैसे माइंड से इसको सेट किया है, कौन से पैटर्न इसमें फॉलो होने वाला है, हमको उसी क्वेश्चन को समझकर उसमें उसके माइंड को पढ़ना है, उसमें वही स्टेप को हम यहाँ पे लगाना है और उस पैटर्न को पूरा कंप्लीट करना है, तभी इसका आंसर सही होगा, अदरवाइज़ गलत हो जाएगा, ठीक है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। जैसे पहला वाला क्वेश्चन था उसी प्रकार से अब दूसरा क्वेश्चन आ गया। लुप्त संख्या वही हमें फ्लक्स में देखना है, और क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं कि पहली डिजिट दे रखी है, वो दे रखी है यहाँ पे कि वो पहली डिजिट है यहाँ पे 80, फिर 73, फिर 66 और फिर इसके बाद डैश और इसके बाद 52। तो हमें इसके बाद देख सकते हैं कि 80 और 73 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। फिर यहाँ पे देखेंगे कि 80, इसको हम सॉल्व करते हैं पहले। 80 - 73 तो कितना जाएगा, यहाँ पे 7 का डिफरेंस आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है। फिर 73 को हम माइनस करेंगे 7 से तो कितना आ रहा है, यहाँ पे देख सकते 13 में से 7 जाएंगे तो 6 बचेंगे, और यहाँ भी 6 बचा है, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी 7 हो गए। फिर इसमें से 7 को माइनस करोगे तो 7 को माइनस करोगे तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 59 आएगा। कितना आएगा, 59 आएगा। 66 में से
7 को माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 59 आएगा। और 59 में से यदि आप इसको 7 को माइनस करोगे यहाँ से तो कितना बचेगा आपका 52 बचेगा। कितना बचेगा 52। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आएगा 52, मतलब 59 आएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे आएगा इसका 59। मतलब हमें इसमें डिफरेंस देखना है कि कितने का डिफरेंस है। और 80 में से 17 को मानेगा 7 आ गया इस तरीके से, मतलब 7 का डिफरेंस आ गया। और इसके बाद हर एक के बीच में 7 का डिफरेंस है। 66 में से 7 को माइनस किया तो 59 आया और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से हम इसमें मेथड लगाएंगे और इस तरीके से इसको सॉल्यूशन करके इसका सही आंसर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही क्वेश्चन आया है कि लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। लुप्त संख्या दे रखी है और उस संख्या को पूरा करना है। लुप्त संख्या यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 27, 23, 19 और 15 दे रखी है। अब इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं कि उसी मेथड से आता है नहीं आता। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 27 में से 23 को माइनस करते हैं अपन तो कितना बचता है 4 बचता है। कितना बचता है 4 आता है। 27 में से 23 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा। अब 23 में से 4 को माइनस करोगे आप तो कितना बच रहा है, 23 में से 4 को माइनस करोगे तो कितना बच रहा है 19 बच रहा है। ठीक है ना, मतलब सभी के बीच में 4 का डिफरेंस है। 19 में से 15 को माइनस करोगे तो 4 का डिफरेंस बच रहा है और 15 आ जाएंगे। 19 में से 4 को माइनस करोगे जहाँ से तो 15 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद 15 में से 4 को माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 11 आ जाएगी। तो मतलब इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 11। मतलब तीसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो इसके बीच में 4 का डिफरेंस है और 4 का डिफरेंस से हमने जो लास्ट वाला जो लुप्त संख्या दे रखी थी वो हमने उसको फाइंड आउट कर चुकी है और इसका तीसरा आंसर बिल्कुल सही है। और बड़ी डिजिट कौन सी होगी 11 आंसर सही होगी। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि लुप्त वाले क्वेश्चन 4-5 आ चुके हैं। इस पर जरूर ध्यान रखना, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम यहाँ पर क्या आता है कि नीचे दी गई श्रृंखला में संख्या को एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। मतलब एक क्रम दे रखा है, पैटर्न दे रखा है और उनमें से एक ऐसी डिजिट है कि वो क्रम से नहीं दे रखी है। मतलब वही विषम वाली संख्या जैसी बात हो गई। हमें वो बिना क्रम वाली संख्या, विषम संख्या वाली को हमें फाइंड आउट करना है और फाइंड आउट करने के बाद उसको निकालने के बाद हमें फाइनली उसका आंसर निकालना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या स्टेप फॉलो हो रही है हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 का डिफरेंस है। 3 के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने का डिफरेंस आ रहा है 7 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब डिजिट बढ़ती जा रही है। ठीक है ना, मतलब 1 और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है। फिर इसके बाद 2, 3, 6 और 10 आ गया। मतलब इनके बीच में डिफरेंस कितने का आ रही है। अब यहाँ पे हम फाइंड करते जा लेंगे। ठीक है, 1 और 3 के बीच में यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। फिर इसके बाद 2, यहाँ पे 3, 3 9। ठीक है ना, 3, 3 9 और यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ गया। फिर इसके यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 21 का आ गया। फिर इसके बाद 64 आ गया, 128 आ गया, 388 आ गया। अब इसमें से कौन सा डिफरेंस, मतलब कौन सा स्टेप फॉलो हो रही है, हमें उसको फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे हम अपने तरीके से एक मेथड लगाने की कोशिश करते हैं। तो इसका आंसर को क्या बनेगा, जहाँ पे देख सकते हैं कि इसका सही आंसर तो दे रखा है 128। ठीक है ना, 128 इसका सही आंसर होगा। लेकिन इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसको हम एक ट्रिक लगाते हैं। अब वो ट्रिक फॉलो हो रही है नहीं हो रही देखते हैं अपन। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 और 3 है तो कितने का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है। तो हम 1 का इंटू 2 में कर देंगे तो कितना जाता है 2 आ जाता है। 2 में प्लस 1 को कर देंगे तो कितना जाएगा 3 का आ जाएगा। ठीक है ना, फिर 3 का इंटू खुद 3 में कर दोगे और कितना जाएंगे 9 आ जाएंगे। 9 का प्लस 1 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है ना, अब इसके बाद हमें 21 वाले पहुंच गए हम। अब 21 का इंटू हम किस में करेंगे 2 में करेंगे। पहले किस में किया था 1 का इंटू 2 में किया, फिर 3 का इंटू 3 में किया। मतलब एक बार 2 का इंटू करना है, एक बार 3 का इंटू करना है सामने वाली डिजिट में। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 का इंटू 1 में किया तो यह आया था, फिर उसमें प्लस 1 कर दिया। प्लस 1 सभी में करना है, लेकिन एक बार 1 बार 2 का इंटू करना है और एक बार 3 का इंटू करना है। एक बार 2 का, एक बार 3 का। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे 21 का इंटू हम वापस 2 में करेंगे तो कितना है 21 दूनी 42। 42 का इंटू कितने में किया था अपन ने 3 में किया था ये। ठीक है, तो 3 में किया था यहाँ पर। तो 3 में करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 3 9 9 और 1 पर 10 आ गया। ठीक है ना,
10 आ गया। फिर इसके बाद 10 दे रखा है यहाँ पे। अब 10 का इंटू 2 में करेंगे हम 21 नहीं आएगा, 10 आएगा। इसको हटा देते हैं क्योंकि 10 पे पहुँच गया। अब 10 का इंटू 2 में करेंगे क्योंकि अपन ने 3 में किया, 10 दूनी 20 हो जाएंगे। और 20 का इंटू +1 में कर दोगे तो सॉरी +1 कर देंगे तो यहाँ पे कितने जाएगा 21। अब इसमें 2 का इंटू क्यों आता था, अब 21 में 3 का इंटू करेंगे तो 21 × 3 +1 तो कितना जाएगा 21 3 63 और 1 64 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमने 3 का इंटू इसमें किया था, अब इसमें इसका इंटू कर दोगे 2 का, 2 + 1। ठीक है ना। 2 चौके 8 हो जाएंगे और 2 1 कम नहीं, 2 चौके 8, 2 छंग 12 और +1 कर देंगे तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 129। लेकिन यहाँ पे कितने आ रहा है दोस्तों 128 आ रहा है। तो 128 गलत है और इसकी जगह पर कितना आना चाहिए था 129 आना चाहिए था। तो इसका जो गलत डिजिट दे रखी है संयोजन के माध्यम से पैटर्न दे रखा है वो 129 आना चाहिए इसकी जगह पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड वाली, ये कि गलत है। ठीक है। तो ये को उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक भी आपको पसंद आएगी और इस ट्रिक के माध्यम से भी आपने जो क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे तो इसको सोल्व भी जरूर करोगे। ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या कहना चाह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन निकालना है। मतलब वही गलत निकालना है विषम संख्या, और विषम संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहली डिजिट दे रखी है 2 5 10 17 26 37 51 और 65। ठीक है ना। तो सबसे पहले 2 और 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है 3 का डिफरेंस है। ठीक है ना। फिर इसके बाद कितने का है डबल का डिफरेंस है 5 और 10 का। फिर इसके बाद 7 का डिफरेंस है। फिर 7 का डिफरेंस है 17 आ गया। फिर 17 के बाद फिर कितने का डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे 17 और 26 मतलब यहाँ पे 9 का डिफरेंस आ जाएगा। फिर यहाँ पे 37 आ गया। फिर कितने का डिफरेंस आ गया 26 और 37 11 का डिफरेंस आ गया। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 11 37 और इसके बाद इसको हम सोल्व करेंगे, ट्रिक लगाएंगे सभी समझ में आया। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं तो 2 + 3 कितना है 5 मतलब कितने का डिफरेंस है 3 का डिफरेंस, यानी ओड नंबर का डिफरेंस है। ठीक है। इसके बाद 5 + 5 कितने आ गए 10 आ गए। तो इसमें कितने के बाद 3 के बाद कितने का डिफरेंस आ रहा है 5 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है ना। फिर 5 का डिफरेंस आया। फिर इसके बाद 10 में हमने क्या कर दिया 10 में से 17 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाता है 7 आ जाता है, मतलब इसका 7 का डिफरेंस आया। ठीक है ना। 7 का डिफरेंस आया। अब इसके बाद इसमें कितने का डिफरेंस आना चाहिए 9 का डिफरेंस आना चाहिए, मतलब किसमें 26 में 17 में 9 जोड़ देंगे तो 26 आ जाएगा। ठीक है। मतलब यहाँ भी आपकी स्टेप फॉलो हो रही है। फिर 9 के बाद कितने का डिफरेंस आ रहा है 11 का। ठीक है ना 11 का। तो मतलब 26 और 10 कितने हो जाएंगे 36 और 1 प्लस कर दोगे तो यहाँ पे कितने जाएंगे 37, जो कि आपका यहाँ पर 11 फॉलो कर रहा है। फिर इसके बाद 11 के बाद जो डिजिट आएगी वो 13 आएगी, मतलब ओड नंबर आ रही है। ठीक है। 13 प्लस करोगे किसमें 37 में। 37 में यदि हम 13 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 7 3 10 और 3 और 1 4 और 1 5। ठीक है ना 50 आ रहा है और यहाँ पे कितने दे रखा है 51 और यही डिजिट आपकी गलत है। ठीक है ना। यहाँ पे आना चाहिए था कितना 51 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितने दे रखे यहाँ पर आना चाहिए आए हैं यहाँ पर 51। ठीक है। तो 50 आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन ये गलत दे रखा है। तो ये आपकी गलत दे रखी है और इसका आंसर भी यहाँ पे दे रखा है 51 है और यहाँ पे आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये वाली ट्रिक भी अच्छी लगी होगी और इस तरीके से इसको हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि फ्लोवर को EMN XDS से कोडिट किया जाता है तो GAMBLE को कैसे कोडिट किया जाएगा। सबसे पहले इसको इस तरीके से लिखा जाता है तो इसको किस तरीके से लिखाया जाता है, ये बात क्लियर है और इससे अच्छी तरीका आपको नहीं मिलेगा। मतलब फ्लोवर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब उसको दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कोड वर्ड में। ठीक है। तो फिर हम इस गेमल को किस तरीके से बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, ये आपको कोड वर्ड में बताना है। ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया, इसको हम ट्रिक से कोशिश करते हैं सोल्व करने। तो क्या करेंगे सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे इसको। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे फ्लोवर FLOWER। ठीक है ना। ये फ्लोवर लिख ली। इन्होंने क्या बोला इसको बोला
एम एन, डब्लू के बाद इसको बोला एक्स और ई को डी और इसके बाद एस को आर, सॉरी आर को बोला इन्होंने एस, ठीक है ना। मतलब एफ ई एल एम ओ एन डब्लू एक्स ई डी आर एस, मतलब इसकी आगे वाली लेटर को बोला गया है। मतलब ए बी सी डी, एक के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, तो इसके आगे वाले लेटर को बताया गया है, ठीक है ना। तो ये स्टेप फॉलो हो रही है आगे वाली, ठीक है ना। अब उसी प्रकार से हम इसको गेमल को लिखते हैं एक बार। तो गेमल को लिख देते हैं जी ए एम बी एल और ए, ठीक है ना, ये होगा। इसके बाद इसको हम लिखेंगे, अब जी के बाद क्या आता है, जी के बाद एच आता है, ए के बाद क्या आता है, बी आता है, एम के बाद क्या आता है, एन आता है, बी के बाद क्या आता है, सी आता है, सी के बाद क्या आता है, डी आता है और ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, ठीक है ना। मतलब एच बी एन सी डी एफ, एच बी एन डी एफ, एच बी एन, कहीं दिख रहा है जी एच, एच ए बी, कहीं गलत हो गया है, ए बी, इसको फिर से कोशिश करते हैं इसको सही करने का। जी ए एम बी एल ई, ये तो सही लिखा है। और इन्होंने फ्लावर को भी ई एम वही लिखा है, एफ ई एफ, ई एफ। अच्छा, इससे पहले वाला वर्ड आएगा, मतलब ई एम, इसके आगे वाला वर्ड को लिखा है एस आर एफ ई, ठीक है। इसका हम नेक्स्ट वाले इसको फिर से कोशिश करते हैं। इसको यही ट्रिक लगाना है, इस तरीके से करना। मैं आपको कोई रटन विद्या नहीं बता रहा हूँ, ताकि आपको बाद में यदि क्वेश्चन आए और आप इसको सोल्व नहीं कर पाए तो दिक्कत आएगी, ठीक है ना। तो इसको हम करेंगे वही तरीके से जो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो जेमल को लिखते हैं जी एच ई एफ ई। तो इससे पहले हम इसको थोड़ा कैसे करते हैं, सर्ट है वो टाउ है। तो दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि इसमें निष्कर्ष नहीं बता रहा। तो कुछ मेल पत्र हैं और सभी पत्र पोस्ट है। तो इस दोनों सेंटेंस को पढ़कर हमें ये पहला सेंटेंस का निष्कर्ष के बारे में देख सकते हैं। कुछ पोस्ट पत्र है, तो पत्र देखते हैं अपन कैसे इसको उसी तरीके से सोल्व करते हैं। पत्र लिखा हमने, कुछ पत्र क्या है, पोस्ट है। ये देखो हमने क्या कर दिया, पोस्ट लिखेंगे। अब इसमें ये देख लीजिए, पोस्ट लिख दिया, ठीक है ना। कुछ पोस्ट पत्र हैं, मतलब कुछ पोस्ट, और कुछ पोस्ट ही है और कुछ पोस्ट पत्र हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, कुछ पत्र मेल नहीं है। कुछ जो पत्र है वो मेल नहीं है। तो मेल नहीं है तो कुछ तो है, तो यहाँ पे हम मेल लगा देंगे, ठीक है ना। ये मेल होगा ये वाला। तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे कुछ
पत्र मेल नहीं है, मतलब कुछ है और कुछ नहीं है, मतलब इसका हिस्सा कुछ ये आ गया और बाकी ये पोस्ट का आ गया है। ठीक है, पोस्ट का इसलिए आया क्योंकि कुछ मेल पत्र है, कुछ मेल पत्र है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस तरीके से ये आ गया, तो कुछ पत्र मेल नहीं है, तो इस तरीके से यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि निष्कर्ष दे रखे, यह निष्कर्ष सही है या नहीं है। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं कि इसमें निष्कर्ष 1 और दोनों अनुसरण करते हैं, केवल निष्कर्ष 11 अनुसरण करता है, 2 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, या फिर ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो इसका केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। कौन सा वाला? पहला वाला, जो कि कुछ पोस्ट पत्र हैं। ठीक है ना, जो कुछ पोस्ट है वो क्या है? पत्र है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथन का इसके अनुसार सही है। तो इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसका कि इसमें से वो दे रखे हैं कि सभी फल सब्जियां हैं। जो सभी फल है वो क्या है? सब्जियां हैं। इसके बाद सभी सब्जियां ताज़ियां हैं। अब यहाँ पे सभी फल जो है वो सब्जी है और सभी सब्जी वो क्या है? वो सब ताज़ी है। तो पहला अनुसरण क्या करता है कि सभी फल क्या है? ताज़े हैं। अब देखते हैं, ताज़े फल है, ठीक है ना, और वो सब क्या है? फल है। ये होगा आपका फल, ठीक है ना, ये होगा आपके फल। नहीं, इसको अपन दूसरे तरीके से बनाते हैं ताकि थोड़ा वो समझ में आ जाए। सभी फल ताज़े हैं, यहाँ पे फल लगाते हैं सबसे पहले, फल, और ये सब क्या है? ताज़े हैं। ठीक है ना, ये फल है और वो सभी क्या है? ताज़े हैं। फिर इसके बाद दूसरा क्या बोल रहा है? कुछ फल ताज़े हैं। कुछ जो फल हैं वो क्या है? ताज़े हैं, और सब्जी पूरी है। ये वाली अनुसरण करते हैं अपन पहले से अनुसार। सभी फल क्या है? सब्जियां हैं। सभी फल सब्जियां हैं, और सभी सब्जी क्या है? ताज़ी है। अब क्या बोलना चाह रहा है? कुछ फल वो है ताज़े हैं, मतलब कुछ फल, ये वाले कुछ फल क्या है? ताज़े हैं। तो अनुसरण क्या कर रहा है यहाँ पे इसके अनुसार? तो इसके अनुसार क्या अनुसरण कर रहा है? तो यहाँ पे देख रहे थे कि जहाँ पे निष्कर्ष 1 और दोनों अनुसरण करते हैं, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। तो इसका सही आंसर बनेगा हमारा केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। ठीक है ना, मतलब सभी फल क्या है? ताज़े हैं, और जो फल ताज़े हैं और कुछ फल ताज़े हैं, तो ये अनुसरण नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसको भी देख लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 35 क्वेश्चन हो चुके हैं, और हमने 50 क्वेश्चन का बोला था आपसे कि 50 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि इस वीडियो को 100 पेपर जो रहेगा अपना वो 3 वीडियो में डिवाइड रहेगा। ठीक है ना, मतलब 35 क्वेश्चन के हिसाब से इसको अलग अलग तरीके से करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है और आप आप रीड करोगे, वॉच करोगे तो इसको आप बोर भी हो जाएंगे। तो हम इसको शॉर्ट तरीके से करेंगे। तो एक जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो 3 वीडियो के माध्यम से इसको करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आज 35 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए, 34 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताएंगे आपको और उसकी स्टडी करेंगे। तो ध्यान रखना, हम 35वें क्वेश्चन से इसको सोल्व करेंगे और इसकी वीडियो हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से इसकी स्टडी आगे करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के जो आपने फॉर्म डाला है उसमें काफ़ी हद तक इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और घर पर रहकर इसकी तैयारी करेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना। ठीक है, और इसी टॉपिक के साथ एक नई वीडियो के साथ और इसके आगे वाले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।